मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे तिब्बत के अद्भुत दलाई लामा चुनने की बौद्ध परंपरा और दलाई लामा और चीन के बीच विवाद और दुनिया के मीडिया में जो अभी सुर्खियों में बना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी 2 जुलाई 25 को दलाई लामा ने अपने घोषणा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने घोषणा किया कि परंपरागत दलाई लामा चुनने की जो बौद्ध परंपरा है वो जारी रहेगी और तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार ही दलाई लामा चुने जाएंगे। अभी दलाई लामा जो निर्वासित सरकार है उसके जो प्रमुख हैं धर्मशाला में, उनकी उम्र लगभग 90 साल हो गया है और उन्होंने बौद्ध परंपरा, तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार दलाई लामा चुने जाने की घोषणा किया है। और उन्होंने पहले जो कहा था कि अभी दलाई लामा चुनने की जो परंपरागत तरीका है वो जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में धार्मिक नेता दलाई लामा ने विचार नहीं किया है। लेकिन 2 जुलाई की उन्होंने घोषणा कर दिया और पत्र के द्वारा चीन को भी सूचित कर दिया गया कि परंपरागत बौद्ध परंपरा के अनुसार दलाई लामा चुने जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा किया दलाई लामा ने कि अब की जो 15वीं दलाई लामा होगा वो किसी लोकतांत्रिक देश से होगा, ना कि तिब्बत जो आज चीन के अधिकृत एक स्टेट हो गया है चीन के, और जहां तानाशाही सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है, वहां से नहीं चुनी जाएगी, किसी लोकतांत्रिक देश से चुनी जाएगी। दलाई लामा का साफ साफ इशारा है कि भारत में रहने वाले तिब्बती लोगों से या भूटान में रहने वाले तिब्बती लोगों से या नेपाल में रहने वाले तिब्बती लोगों से हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि लोकतांत्रिक देश कहा इसका मतलब है भारत में रहने वाले तिब्बतियों से ही कोई दलाई लामा का चयन किया जाएगा। चीन बौखला गया। चीन पिछले 20 साल से कहते आ रहा है कि अगले दलाई लामा चीन के अनुसार चयनित किया जाएगा, ना कि दलाई लामा के अनुसार। और दलाई लामा के अनुसार दलाई लामा चयनित होगा वो चीन को स्वीकार नहीं होगा। तो इसके विस्तृत चर्चा करने के पहले ये जो तिब्बत की परंपरा और एक अद्भुत इतिहास है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तिब्बत के बारे में आप जानते हैं कि पिछले हजारों साल से तिब्बत एक स्वतंत्र देश रहा, शक्तिशाली देश रहा और चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट रहा। और चीन ने अक्टूबर 1950 में हमला करके अक्टूबर 1951 में तिब्बत को बलपूर्वक कब्जा में ले लिया और दलाई लामा को एक समझौता के लिए, 17 सूत्रीय समझौता के लिए 1951 में मजबूर किया
और चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए, स्वायत्तता के साथ रहने के लिए और चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। दलाई लामा ने 17 सूत्रीय समझौता स्वीकार कर लिया, लेकिन चीन का उद्देश्य और उसका दुष्टता अलग था। चीन तिब्बत में पूर्ण कब्जा और समझौता को चीनी सागर में फेंकने के बाद चाहता था कि पूर्ण रूप से तिब्बत चीन के आधिपत्य में रहे और हान चीनी, जो चीन के मूल निवासी हैं, वो धीरे धीरे जाके बसें और पूर्ण कंट्रोल में आ जाए तिब्बत चीन के। आप लोग जानते ही हैं, इतिहास में चीन ने कब्जा करने के बाद लगभग 10 लाख तिब्बतियों को मरवा दिया चीन ने, और दलाई लामा के प्रभुत्व को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया 17 सूत्रीय समझौता के बाद। मजबूरन में 14वें दलाई लामा, जो वर्तमान दलाई लामा हैं और धर्मशाला में रहते हैं, शांति के जिनके नोबेल पुरस्कार मिला है, उनको तिब्बत से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अरुणाचल प्रदेश के सीमा से प्रवेश करके भारत में आया। वर्तमान में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। एक अद्भुत परंपरा, मैं इसको इसलिए कहता हूं कि मानव सभ्यता के इतिहास में आप बहुत कम देखे होंगे कि एक धार्मिक प्रमुख ही वहां के राजनीतिक प्रमुख होता है। ये परंपरा 14वीं शताब्दी 630 साल पहले से चला आ रहा है, और अभी जो वर्तमान दलाई लामा हैं वो 14वें दलाई लामा हैं, और आज तक कोई भी दलाई लामा एक परिवार के नहीं बना। बौद्ध दलाई लामा परंपरा के अनुसार दलाई लामा सन्यासी होते हैं, और फिर जो दूसरा दलाई लामा चुना जाता है उस परिवार से नहीं चुना जाता। ये अद्भुत परंपरा इसलिए है कि उसमें बौद्धिक श्रेष्ठता और पंचेम लामा के साथ लामाओं की एक टीम लंबे प्रक्रिया के तहत दलाई लामा का चयन करता है। यह माना जाता है कि दलाई लामा के निधन के बाद जो नव चयनित दलाई लामा है उसमें पुनर्जन्म उसको माना जाता है, और दलाई लामा के आत्मा उसमें प्रवेश करता है, ऐसे तिब्बती बौद्ध परंपरा में माना जाता है। और एक अद्भुत परंपरा इसलिए कि आज 630 साल से ये परंपरा टूटी नहीं है। बौद्धिक श्रेष्ठता और एक लंबी चयन प्रक्रिया के तहत पंचेम लामा के नेतृत्व में लामाओं की टीम जो चयन करती है वो एक अभिनव और परंपरागत तरीके से चयन करती है। और 2 जुलाई के जो दलाई लामा ने घोषणा किया है कि तिब्बती बौद्ध परंपरा के ही तहत नए दलाई लामा की चयन होगी, और चीन को पत्र द्वारा सूचित भी किया गया है, चीन बौखला गया है। चीन कभी नहीं चाहता कि तिब्बत उसके नियंत्रण से बाहर जाए, और चीन शुरू से ही एक साम्राज्यवादी देश रहा है, और कम्युनिस्ट क्रांति 1949 के बाद तो और आक्रामक साम्राज्यवादी राष्ट्र बन गया है। 1951 में जो कब्जा किया उसके पहले
भारत और चीन के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट था, और उस बफर स्टेट के कारण भारत और चीन के सीमा कहीं मिलती नहीं थी। और भारत के जो आज भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, अगर ये बफर स्टेट खत्म नहीं हुआ होता, भारत भी उस समय सतर्क हो गया होता और सचेत हो गया होता, आक्रामक रूप अपनाया गया होता, तो शायद चीन तिब्बत को कब्जा नहीं कर पाया होता। आप लोग भारत में देखते होंगे कि जो तिब्बती शरणार्थी 1959 में भारत आए हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है, और उनको शरणार्थी के स्टेटस मिला भी है, और वो चाहें तो भारत के नागरिकता भी ले सकते हैं, भी छूट है। और उनका पूरा जीवन निर्वाह की साधन कपड़ा व्यवसाय, उलन कपड़े की व्यवसाय रही है। और आप लोग देखते होंगे हर जिला मुख्यालय में, हर महत्वपूर्ण शहरों में, ये जो शीतकालीन समय में, ठंड के समय में, ये लोग अपने टेंट के द्वारा दुकान लगाते हैं उलन कपड़े का, और अपने जीवन निर्वाह करते हैं। अभी भी उनको उम्मीद है कि चीन, साम्राज्यवादी चीन एक दिन हारेगी और उनका एक स्वतंत्र देश होगा, और वो भारत और तिब्बत के मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे, और सभी तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहां तक मैं आपको ये बता दूं कि दलाई लामा ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि 7वीं 8वीं शताब्दी में अगर तिब्बत बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं होता, तो शायद जो तिब्बती कौम, लड़ाका कौम थी, जिसके साम्राज्य आधे चीन तक फैला हुआ था, 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अभी चीन के कब्जे के पहले था। 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जनसंख्या बहुत कम था, लगभग 60 लाख था, जिसमें चीन ने कब्जा के बाद लगभग 10 से 15 लाख तिब्बतियों का नरसंहार किया है, मौत के घाट उतारा है, दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन अभी भी चीन की तिब्बत की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी नहीं है, करीब 60 लाख की लगभग आबादी है। लेकिन चीन की नीति जो सिकियांग प्रांत में किया कब्जे के बाद, तिब्बत में जो किया, आज तिब्बत में लगभग 60% लोग हान चाइनीज हो गए हैं। आज वहां अगर रिफरेंडम कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए, तो चीन के कब्जे को ही लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि 70 साल में चीनी लोग वहां तिब्बत में 70% हो गए हैं, सिकियांग प्रांत में 70% हो गए हैं। जो चीन की साम्राज्यवादी पॉलिसी रही है, जिसके तहत जिसको कब्जा किया चीन ने, वो कभी अलग ना हो सके। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहा जो हमारे तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में है, उसको चीन ने 1951 में कब्जा कर लिया और आज तक कब्जे में है। और स्थिति ऐसे बन गई है कि अभी 50-40 साल तक तो चीन के जकड़न से तिब्बत आजाद नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता है। आज चीन एक साम्राज्यवादी देश है, वहां लोकतंत्र नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही है, डिक्टेटरशिप रूल है, वहां पे लोकतंत्र नहीं है। और आर्थिक रूप से भी आज चीन महाशक्ति बन गया है, जिसकी इकोनॉमी $19 ट्रिलियन की है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी
आर्थिक महाशक्ति है। आज मैन्युफैक्चरिंग हब है चीन दुनिया के। तो तिब्बत की आजादी के बारे में अभी जल्द हो जाएगा ऐसा सोचना संभव नहीं है। हो सकता है सभ्यता के विकास क्रम में धीरे धीरे परिवर्तन आए, चीन में लोकतंत्र आए और तिब्बत को आजादी मिल जाए। तिब्बती लोग तो अभी भी उसी सपने में जी रहे हैं कि एक न एक दिन तिब्बत चीन से आजाद होगा, एक स्वतंत्र और शांति प्रिय देश बनेगा। तो अभी जो दलाई लामा ने घोषणा किया कि अगले जो 15वीं दलाई लामा की चयन प्रक्रिया होगी वो तिब्बत के परंपरागत बौद्ध परंपरा के अनुसार होगी और एक लोकतांत्रिक देश से 15वें दलाई लामा चुना जाएगा। इससे चीन बौखला गया है और चीन के विदेश मंत्रालय जो मन में आए वो बयान दे रहा है और इसका विरोध कर रहा है कि बिना चीन के सहमति से और चीन के अनुसार ही दलाई लामा चुना जाएगा। लेकिन दलाई लामा ने तो घोषणा कर दिया और चीन चाहे जितना भी तड़पे और बौद्ध परंपरागत परंपरा के अनुसार 15वीं दलाई लामा वर्तमान 14वीं दलाई लामा ही चुनेंगे। पंचेन लामा के नेतृत्व में लामाओं की टीम ही चुनेगी, चाहे चीन मान्यता दे ना दे। और तिब्बत की निवासी सरकार तो हिमाचल के धर्मशाला में काम कर रही है और अपने स्वतंत्रता के जो स्वप्न है उनका, उसके लिए शांति प्रिय तरीके से संघर्ष कर रही है। और अगले जो 15वें दलाई लामा बनेंगे, विश्वास है कि उसी परंपरा को आगे रखेंगे और चीन चाहे जितना भी तड़प ले, एक दिन सभ्यता करवट लेगा और तिब्बती लोगों के स्वप्न के अनुसार तिब्बत एक आजाद और शांति प्रदेश बनेगा। यही कल्पना आकांक्षा तिब्बती लोगों का और दलाई लामा का है। और दलाई लामा जी को 6 जुलाई के जन्मदिन के लिए अग्रिम बधाई और उनका सपना जल्द से जल्द पूरा हो, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।